बच्चों, आज हम देखेंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति क्या है। ठीक है, कि मुहावरा और लोकोक्ति किसे कहते हैं। अधिकांशतः हम ये समझते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति एक ही है, किंतु नहीं, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों ही भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा वह वाक्यांश या शब्द समूह है जो अपने सामान्य अर्थ किसके आधार पर, व्यंजना और लक्षणा शक्ति के आधार पर अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी अन्य अर्थ या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरा जो है अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। मुहावरा है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावर शब्द से हुई है। ठीक है, और मुहावरा का अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरा का अर्थ है अभ्यास या बातचीत। अब लोकोक्ति को देखते हैं कि लोकोक्ति क्या है। तो लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, अर्थात लोक प्रचलित कथन या लोगों द्वारा कही गई बातें। लोकोक्ति लोगों के अनुभव पर आधारित वह उपवाक्य है जो अपने आप में पूर्ण कथन या पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित वह उपवाक्य होता है जो अपने आप में पूर्ण कथन या पूर्ण वाक्य होता है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग कैसे किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए, चमत्कार लाने के लिए किया जाता है। यह अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, यह वाक्य का अंश मात्र होता है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है, और किंतु जो लोकोक्ति है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, और यह सत्यता पर आधारित और सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। लोकोक्ति जो है अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट न कर अपने भूतकाल के अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, इसका लोकोक्ति का प्रयोग जो है भाषा में सुंदरता, स्पष्टता और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए और उसमें चमत्कार लाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि लोकोक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है और मुहावरे का प्रयोग कैसे किया जाता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इनमें अंतर लाती हैं। वो क्या बातें हैं? मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए, चमत्कार लाने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को सुंदर, स्पष्ट बनाने के लिए एवं प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह अपने मूल अर्थ या प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करता है, जबकि यह अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है और सत्यता पर आधारित होती है। ठीक है, मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अगला जो है, मुहावरे के अंत में न का आना आवश्यक होता है, जबकि लोकोक्ति के प्रयोग में न का आना, उसके अंत में न का आना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, जैसे मुहावरे में हम देखें तो पीठ ठोकना, 9-2-11 होना, आंखें खुलना, ठीक है, पीठ अंगूठा दिखाना, इसमें अंत में न का प्रयोग हुआ है। ठीक है, न आया, जबकि लोकोक्ति में देखा जाए तो जैसे अजल गगरी छलकर जाए, ऊंट के मुंह में जीरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंधे के हाथ बटेर। ठीक है, तो यानी कि मुहावरे के अंत में न का आना आवश्यक होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में न का आना कोई आवश्यक या जरूरी नहीं होता। ठीक, तो बच्चों ये थी इन दोनों में कुछ बातें जो है इनमें अंतर लाती है, वो मैंने आपको बताया, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है।
और ध्यान से समझिएगा और कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन होता क्या है और पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, इन बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम संदेश पाने और भेजने के ढंग को सीखते हैं। और ये जो तरीका है हमें इतनी आसानी से नहीं आती, बल्कि अभ्यास करते करते ये कला हमें आती है। ये एक ऐसा माध्यम है जो जिसमें उसकी भाषा पर निर्भर करता है कि आपकी भाषा कैसी है। उसी में ही आपके यह पत्र जो है संबंधों को अच्छा भी बनाती है और कटु भी बनाती है, संबंधों में कटुता भी लाती है। ये स्पष्ट करता है कि आपके पत्र लिखने का ढंग कैसा है, आपने जो पत्र लिखा है उसमें आपने किन शब्दों का चयन किया है। तो पत्र जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है, किंतु अभी वर्तमान समय में यह धीरे धीरे घटता जा रहा है। पत्र लिखने का जो एक माध्यम था, भावों को बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया जाता था, भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने जो रखा जाता था पत्र के माध्यम से, अब वह जो है घटती जा रही है। अब पहले जैसी नहीं रही कि पत्र के, अब तो मोबाइल आ गया है तो मोबाइल के माध्यम से बात किया जा सकता है, तो पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु पत्र एक बहुत अच्छी कला है, इसे सभी को जानना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा कैसी है, सरल, इसमें हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, गोपनीयता भी जरूरी है और निश्चित अर्थ हो। इन बातों का, और पत्र में शिष्टाचार है या नहीं, इन बातों का भी ध्यान, शिष्टता है कि नहीं, इन बातों का ध्यान हमें रखना अति आवश्यक है। तो अब देखते हैं कि हमने पत्र के बारे में जाना और पत्र कैसे लिखना चाहिए, इन बातों को जाना। अब हम पत्र के प्रकार के बारे में भी देख लेते हैं। तो पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में देखते हैं, औपचारिक में व्यावसायिक और प्रशासनिक पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र में जैसे व्यापार में लेन देन, क्रय विक्रय या व्यक्ति विशेष को निमंत्रण वगैरह जो देते हैं, व्यापार के अंतर्गत जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और प्रशासनिक पत्र में प्रार्थना पत्र, संस्थागत पत्र जो है, आवेदन पत्र हैं, सरकारी गैर सरकारी पत्र जो हैं, ये प्रशासनिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। और ये व्यावसायिक और प्रशासनिक पत्र जो हैं ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत जैसे मित्र को पत्र, अपने रिश्तेदारों को पत्र, जो पारिवारिक पत्र हैं या परिचित अपरिचित को पत्र लिखा जाता है वो, और सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया जाए, ऐसे पत्र भी व्यक्तिगत यानी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। औपचारिक पत्र में शब्दों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि इसमें शिष्टाचार का उतना ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें कोई सीमा नहीं होती, इसमें शब्दों की सीमा होती है कि आपको कितना लिखना है, लेकिन इसमें विस्तार से लिखा जाए, आप कितना भी बड़ा पत्र लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सीमा होती है कि आपको कितना लिखना है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ
जो औपचारिक पत्र है, संस्थागत पत्र हैं, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जा सकता है। एक सीमा बंधन होती है, लेकिन इसमें कोई सीमा बंधन नहीं होती। इसको आप जितना बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। तो ये थी इन दोनों में अंतर, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में। अब हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र में ये संस्थागत, आप अपने स्कूल के प्राचार्य या प्रधान अध्यापक जी को पत्र लिखेंगे, वो भी किसके लिए? अवकाश हेतु। ठीक है, अवकाश के लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो पत्र कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, फिर उसके बाद नीचे सेवा में, फिर उसके पश्चात लिखेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक जी या श्रीमान प्राचार्य जी, मानसरोवर विद्यालय जंजगिरी। फिर लिखेंगे ये आपके विद्यालय के, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम होना चाहिए। बीएमवाई चरोदा, जिला दुर्ग। फिर लिखेंगे विषय, विषय में आपको अवकाश हेतु चाहिए, तो अवकाश हेतु कारण बताएंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे महोदय जी, महोदय जी के पश्चात नीचे आप अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ पर सनम्र निवेदन है कि आपकी तबीयत खराब है तो तबीयत खराब का कारण बताएंगे। यदि आपके घर में कुछ और कार्यक्रम है तो उस कारण को बताते हुए यहाँ कारण देंगे। उसके पश्चात फिर आभार व्यक्त करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक इतने से इतने तक, कब से कब तक छुट्टी चाहिए ये भी बताएंगे कि मुझे इस दिन से इस दिन तक छुट्टी चाहिए। उसके पश्चात धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के पश्चात आप अपना नाम लिखेंगे। आप धन्यवाद के पश्चात आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, फिर नाम और कक्षा लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी बच्चों अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अब स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आप अपने प्राचार्य प्रधान अध्यापक को लिखेंगे, तो भी यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बदल जाएगा कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना पड़ेगा। और सेवा में दिनांक, सेवा में श्रीमान, ये यहाँ तक पूरा वैसे ही रहेगा। विषय में यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि क्या स्थानांतरण, अवकाश हेतु नहीं है, स्थानांतरण हेतु, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। उसके पश्चात यहाँ पर महोदय जी भी रहेगा और यहाँ पे सनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ जहाँ भी हो गया है वो कारण बताएंगे। फिर उसके पश्चात आपको जो असुविधा हो रही है, क्यों आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहते हैं, वो कारण लिखेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर अपने प्राचार्य महोदय को अतः लिखेंगे, प्राचार्य महोदय या प्रधान अध्यापक को लिखेंगे कि अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र अतिशीघ्र देने की कृपा करें। उसके पश्चात यहाँ पर धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम और कक्षा लिखेंगे। तो अभी हमने जाना कि पत्र लेखन क्या होता है, पत्र को कैसे लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर पत्र के प्रकार के बारे में जाना, और यहाँ पर हमने अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना जाना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे लिखा जाता है उसको भी जाना। अब हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। निबंध लेखन एक ऐसी कला या एक ऐसी रचना है जिसमें किसी वस्तु या विषय पर अपने विचार को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, निबंध में हमें अपने विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिन बातों का हमने चयन किया है वो प्रभावशाली हो, संक्षिप्त हो, आकर्षक हो, स्पष्ट हो। निबंध लिखते समय हमें इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो हम जिस विषय के बारे में निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी अच्छी तरह
अध्ययन कर लेनी चाहिए, उसके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिन बातों को हमने रखा है वो विषय के अनुकूल, वह भाषा जो है विषय के अनुकूल है या नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिन बिंदुओं को हमने लिखा है, जिन बिंदुओं को हमने रखा है, वो बिंदु आपस में मेल खाते हैं या नहीं, तालमेल आपस में बैठ रहा है या नहीं, भाषा की स्पष्टता है या नहीं, प्रभावशाली है या नहीं, इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है निबंध में। ठीक है। निबंध लिखने से पहले हमें, जिस विषय पर भी निबंध लिख रहे हैं, तो उसको लिखने से पहले हमें उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार आप अपने घर में कुछ उत्सव होता है, हमारे घर में जब उत्सव होता है तो हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि उस उत्सव को, उस कार्यक्रम को किस तरह से करना है, क्या क्या तैयारी करनी होगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो उसी प्रकार निबंध लिखने के लिए भी जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता है, उन चीज़ों की पूरी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए, एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि हमें किस बिंदु पर, आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए विशेष रूप से कि आप किस विषय पर, आखिर उस निबंध का मूल विषय क्या है, इस बात पर आपको ध्यान देना जरूरी है। उसी के अंतर्गत आपको रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि निबंध के अंग, इसको कितने भागों में, निबंध को लिखते समय कितने भागों में विभाजित किया जाता है मुख्य रूप से, तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो है आरंभ। आरंभ जो निबंध का सिर कहा जा सकता है। तो आरंभ में जब हम लिखते हैं, जैसे प्रस्तावना वगैरह लिखते हैं, तो प्रस्तावना में हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, आकर्षक, स्पष्ट और सटीक, संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत बड़ा तो लिख रहे हैं मान लीजिए, लेकिन भाषा प्रभावशाली नहीं है, आकर्षक नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम संक्षिप्त में ही लिखें, लेकिन आकर्षक होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा बिंदु जो है मध्य भाग। मध्य भाग निबंध का शरीर जिसे कहा जा सकता है। इसमें उस विषय का सारा ज्ञान इसी मध्य भाग में ही होनी आवश्यक है। उसका बहुत अधिक विस्तृत वर्णन ना करते हुए संक्षिप्त रूप में ही उसके पूरे ज्ञान को, उसके बारे में जो भी जानकारी है, इसके माध्यम से दर्शानी चाहिए, प्रस्तुत की जानी चाहिए, और जो विषय है उसके मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर ध्यान दी जानी चाहिए। अब अंतिम भाग, जिसे जो उपसंहार कहलाता है, ठीक है, अंतिम भाग जो है उपसंहार कहलाता है। इसमें जो है हमारा भाषा जो है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली, संक्षिप्त होने के साथ साथ उसमें उपदेश या निर्देश होना आवश्यक है। ठीक है। आरंभ जो है आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। मध्य भाग में जिस विषय में आप निबंध लिख रहे हैं उसका संक्षिप्त पूरा सार, उसका ज्ञान जो है इस मध्य भाग में होना आवश्यक है। मुख्य बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डाला जाना चाहिए और अंतिम भाग में भाषा को प्रभावशाली बनाते हुए उपदेश या निर्देश देना जरूरी होता है। तभी आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आप भी निबंध और पत्र का अच्छे से अभ्यास करेंगे। ठीक।